भरम के इस दूसरे एपिसोड में मैं फिर आपके साथ हूँ। और पिछली बार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की चर्चा की थी और उसको कई बार एक स्पेस के रीजन के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं टेक्स्ट बुक्स में या अपने लेक्चर्स के अंदर में। तो वो एक बड़ा भरम है जिसकी हम लोगों ने वहाँ पर चर्चा की। तब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? अगर वो स्पेस का रीजन नहीं है, एक आवेश के कारण उसके आसपास का वो स्थान जहाँ दूसरा आवेश लाने पर बल का अनुभव करे वगैरह वगैरह, अगर वो स्थान नहीं है तो फिर क्या है वो? क्या है कहना थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन कई बार हम लोग क्या है इसको बताने के लिए वो क्या करता है इसको बताया करते हैं। अगर आपसे कोई कक्षा 8 कक्षा 9 का विद्यार्थी हो, आपसे पूछे कि रोशनी क्या है, लाइट क्या है, तो आप क्या बताएंगे उसको? बड़ा मुश्किल है उसको बताना कि लाइट है क्या चीज़ क्या है वो। तो आप बताएंगे लाइट क्या क्या करती है वो आप बताएंगे। देखो, रोशनी की सहायता से हम देख सकते हैं, तो लालटेन से रोशनी निकलती है, कैंडल से रोशनी निकलती है, बल्ब से रोशनी निकलती है, सूरज से रोशनी निकलती है, रात के समय में कैसा रहता है, दिन के समय क्या आ जाता है नया। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ ऐसा ही है। वो है क्या चीज़ वो बताना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, और इसलिए वो करता क्या है ये बताते हैं। और ये हम बताते हैं, ज़रूर बताते हैं, सभी लोग बताते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, विद्युतीय बल, ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी हम कहते हैं कि अगर आप एक आवेश को लेकर के आइए, एक चार्ज को लेकर के आइए कहीं पे, और चार्ज आप कहीं लाए और चार्ज लाने पर उस पर एक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और उस फोर्स को आप Q से, जितना आवेश आप लाए हैं उस Q से भाग लगा दीजिए, तब जो चीज़ निकल करके आई उसको हम कहते हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत तो नहीं है, बात तो सही है। अगर कई आवेश हों और उनके आसपास में कहीं पर हम एक तीसरा चौथा पांचवा आवेश लेकर के जाएं तो उस पर बल तो लगता है। और फिर अगर वो पुराने वाले आवेश अपनी अपनी जगह पर जमे बैठे रहें तो ये जितना बल लगता है उसको, उस जितना आवेश आप लाए थे उसे भाग लगा दो तो ज़रूर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकलता है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या है? जिसका वो मान है वो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या है? तो आप इतना केवल ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा सम्मान करते हुए आप इतना केवल ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। विद्युतीय क्षेत्र जो है उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या क्या करता है उसमें से एक काम ये है कि कोई आवेश अगर हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो विद्युतीय क्षेत्र उस आवेश के ऊपर बल लगाता है। और यहाँ से बहुत कहानी निकल आती है यहाँ से, इसलिए ये अपने आप में एक ठीक ठाक डेफिनेशन है। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि इसको हर को अगर हम दूसरे साइड ले जाएं तो अंश में चला जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं F बराबर Q टाइम्स E, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक ही समीकरण है, वो एक ही समीकरण है। गणित में आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही चीज है, लेकिन इनके संदेश अलग हैं। इनके संदेश अलग हैं। जब हम ऐसा लिखते हैं F बराबर Q इंटू E, और मैं ऐसा ही लिखना पसंद करता हूं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को महत्व दे रहे हैं। हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर बल लगाया। कितना बल लगाया? Q इंटू E, इतना बल लगाया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली चीज़ है, और वो कुछ करती है, वो कुछ बल लगाती है। कुछ होगा तभी तो वो कुछ करेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है जो कि बल लगाता है आवेश के ऊपर। ये संदेश यहाँ से मिलता है। और यहाँ से क्या संदेश मिलता है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम डिफाइन कर रहे हैं, हम परिभाषित कर रहे हैं, हम ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? बल है, असली चीज़ तो बल है। वो कुछ चलाना है, कुछ त्वरण देना है, एक्सेलरेशन देना है, कुछ हिलाना डुलाना है और कुछ करना है, तो बल लगाना पड़ेगा ना। तो बल है असली चीज़, उसको आप Q से भाग लगा दीजिए, जो आ जाए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो दोनों के संदेश अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो विद्युतीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है,
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हैं, वो भी संसार के वैसे ही महत्वपूर्ण घटक हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हमारा संसार सिर्फ मटेरियल से नहीं बना है, हमारा संसार मटेरियल्स और फील्ड से बना है, उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम एक दूसरे भ्रम की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, और वो है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ में क्या भ्रम है? कूलम्ब्स लॉ तो बड़ा आसान सा है कि अगर दो आवेश हो, एक आवेश Q1 हो, दूसरा आवेश Q2 हो, और वो कुछ दूरी पर रखे हुए हो, तो हम कहते हैं कि इनके बीच लगता हुआ फोर्स K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और उसकी एक दिशा होती है जिसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन आवेशों के बीच लगता हुआ बल, ये जो शब्द प्रयोग है, इस शब्द प्रयोग में भी बड़ी खामियां हैं, इसमें भी बड़ा भ्रम है। ये बीच में कुछ नहीं लगता है, जो लगता है तो आवेश के ऊपर लगता है। Q1 के ऊपर एक फोर्स लगता है Q2 के कारण से, Q2 पर एक फोर्स लगता है Q1 के कारण से, बीच में कुछ नहीं लगता है वो। तो ये जो हम भाषा कहते हैं उसकी भी थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। तो हम कहेंगे फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ऐसा बोलेंगे। और या फिर हम बोलेंगे फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। दो अलग अलग फोर्सेस हैं, अलग अलग आवेशों पर लग रहे हैं। अगर दोनों एक समान प्रकृति के हों तो इस पर इधर और इस पर इधर, और फिर वो इसका वेक्टर का चिन्ह उसी अनुसार बदलेगा। अगर आप इस पर लिख रहे हैं तो वो इस तरफ को, अगर आप इस पर लिख रहे हैं तो उस तरफ को, ऐसा करके लिखते हैं। लेकिन भ्रम कहाँ पर है? असली भ्रम कहाँ पर है? और असली भ्रम यहाँ पर है कि इसके बाद हम कहते हैं ये जो K है, इस K को हम लिखते हैं 1/4πε0 अगर ये वैक्यूम में सारा काम हो रहा हो, और यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, एयर में हो रहा हो, हवा में या निर्वात में अगर ये दोनों आवेश रखे हों, तब ये 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना बल लग रहा है प्रत्येक के ऊपर, इतने परिमाण का बल लग रहा है प्रत्येक के ऊपर, इतने मैग्नीट्यूड का बल लग रहा है, इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है दोनों में से हर एक चार्ज के ऊपर। लेकिन अगर ये दोनों आवेश किसी माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में अगर ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, तब कूलम्ब्स लॉ में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। और कैसा परिवर्तन करना पड़ता है? अगर ये मीडियम है, ये वैक्यूम या एयर नहीं हो करके, और कोई मीडियम है यहाँ पे, किसी मीडियम में अगर काम कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कि ये जो K है, इसके का मान बदल जाता है और हमें लिखना होता है 4πε0, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी εr लिखते हैं या कैपिटल K लिखते हैं, ऐसा। यानी दोनों आवेश अगर हवा में रखे हैं या दोनों आवेश अगर निर्वात में रखे हैं तो उनके लिए कूलम्ब्स लॉ एक है, और दोनों आवेश अगर एक माध्यम में रख दिए गए हैं तो उनके लिए कूलम्ब का नियम दूसरा है। फर्क है, थोड़ा ही सा फर्क है। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, जो दिशाएं हैं वो भी अपनी जगह पर फिक्स्ड है। किस आवेश पर किसके कारण से आप बल लिख रहे हैं उसके अनुसार उसकी दिशाएं बनेगी, वो सब फिक्स्ड है। लेकिन पूरा कूलम्ब्स लॉ जिसमें कि आप 1/4πε0 भी लिखते हैं, वो अलग हो जाता है अगर माध्यम में डूब करके दो आवेश रखे गए हैं। तब जो कूलम्ब्स लॉ है उसमें जब आप लिखेंगे तो K के स्थान पर आप कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, ये एक्स्ट्रा εr लिखने वाले हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखने वाले हैं। ये नहीं लगाओगे तो माध्यम के अंदर कूलम्ब्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो पूरा नहीं होगा। और अगर निर्वात है और या हवा है तब इस εr का मान 1 है, और तब फिर ये रिड्यूस कर जाएगा इसके अंदर में। ये भी एक भ्रम है, और अगले एपिसोड में ये क्यों भ्रम है इसकी चर्चा हम करेंगे।